वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी जो भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसके एटम रीअरेंज होते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही हमारा क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक पहली, जहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट या फिर हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हमारी होगी जब हम जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसको हमें एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो दो कंडीशन बनती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और अगर एनर्जी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब उसी हीट को अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो उसी को हम उस रिएक्शन की क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना है। जो हीट जो हमारी रिलीज या फिर गेन करी है उस केमिकल रिएक्शन ने, अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंथैल्पी बोल देते हैं, जिसको डेल्टा एच से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जो हीट हुई है हमारी रिलीज या फिर गेन, वो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो उसको उस रिएक्शन की क्या बोल देंगे? एंथैल्पी बोल देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है ए प्लस बी जो है मिलकर के सी प्लस डी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब हम एंथैल्पी में उसकी एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे डेल्टा एच मिल जाएगा। यानी किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी, उसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे बहुत बार जो है एच स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है, जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की होती है उसमें से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाती है। अब देखेंगे जो एंथैल्पी है हमारी, उसमें दो कंडीशन बनती है। एक, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू उसकी रहेगी तो हमारी रिएक्शन कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। मीन्स जब भी ये रिएक्शन हुई है तब हमने उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाई है, तब जाकर के रिएक्शन जो हो वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा हमारा डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अगर ये बोल दे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए जो डेल्टा एच रहेगा वो कैसा रहेगा? तो वो नेगेटिव रहेगा। अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। अब जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको रिएक्शन गिवन होती है और उसमें जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें यही होता है कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, या फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। इस तरह से ऑप्शन वहाँ पे गिवन होते हैं। तो अब हम उस रिएक्शन को किस तरह से पहचाने कि वो कौन सी एंथैल्पी का उदाहरण है या एग्जाम्पल है, तो वही हम यहाँ पे इसके सारे टाइप देखेंगे। उसके बाद आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एवरी एलिमेंट इज इट्स स्टेबल स्टेट। यहाँ पे क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस की क्या रहेगी? एक 1 मोल पे यहाँ पे हम देखेंगे 1 जो है बार प्रेशर, और जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या रहेगी? 0 रहेगी।
यानी हमारा जो एलिमेंट है वो अगर स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना है। जो टेम्परेचर हमारा रहेगा यहाँ पे 25 जो है सेल्सियस रहेगा, और जो 1 बार यहाँ पे प्रेशर रहेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हमारा कोई भी एलिमेंट स्टेबल स्टेट में है तो उसकी एंथैल्पी क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो रहेगा हमेशा। इसके हमें एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ये एग्जाम्पल यहीं से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले पेपर में, तो वो इनसे ही पूछा गया है। यानी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी एंथैल्पी क्या है, जीरो है, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो जो डेल्टा जो ऑक्सीजन हमारा गैस में प्रेजेंट है तो उसकी जीरो रहेगी। कार्बन जो है ग्रेफाइड, कार्बन का जो ग्रेफाइड होता है उस वो भी क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। और जो फॉस्फोरस होता है हमारा, फॉस्फोरस वाइट, क्योंकि हमें पता है वो वाइट और ब्लैक रेड कई कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो जो वाइट वाला है फॉस्फोरस हमारा, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक यहाँ पे सल्फर जो रोम्बिक स्टेट में प्रेजेंट होता है उसका भी जीरो रहेगा। और जो हमारा ब्रोमीन है हमें पता है लिक्विड स्टेट में वो रूम टेम्परेचर पे होता है, तो उसके लिए भी जो फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यही पूछा गया किसके लिए जीरो रहेगी, किसके लिए नॉन जीरो रहेगी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जिसके लिए नॉन जीरो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे डायमंड जो कार्बन का अपर रूप होता है डायमंड, उसके लिए नॉन जीरो रहेगी। जो फॉस्फोरस ब्लैक है वाला है हमारे लिए, उसके लिए भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और जो मोनोक्लिनिक स्टेट में प्रेजेंट है हमारा सल्फर, तो उसके लिए भी क्या रहेगी, यहाँ पे नॉन जीरो रहेगी। तो ये ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसमें हमें कैसे ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें। तो इसमें जो भी रिएक्टेंट है वो स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो हमने ऊपर देखे थे जिनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो था उस स्टेट में होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की साइड में 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो 1 मोल बनना चाहिए। जहाँ भी 1 मोल वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और एक यहाँ पे देखना है कि जो भी हमने रिएक्टेंट यूज किए हैं वो क्या स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट हैं, जिसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है वही यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो भी फॉर्मेशन होगा वो क्या रहेगा, एक 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमारी रहेगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बर्न करना। अब जब भी हम बर्न करते हैं तो उसके लिए जो गैस जो रिस्पॉन्सिबल होती है तो वो हमारी क्या रहेगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको हमें पहचानना कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्न करेंगे उसको, यहाँ पे उसका कंबशन करवाया जाता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान रखना है। और दूसरी यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ रहेगी, ऑक्सीजन के साथ रहेगी। ऑक्सीजन यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारा रिएक्टेंट कैसा लिया हमने, रिएक्शन कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन जो जो रिक्वायर है उतना रहेगा। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन हम बर्न कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ को का कंबशन करवाया जा रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। सब में हमें ये ध्यान रखना है, बस 1 मोल होना चाहिए। और जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। जैसे यहाँ पे दे रखा है नीचे वाले में देखो 2 हाइड्रोकार्बन के मोल लिए, तो इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एग्जाम्पल नहीं है। जो ऊपर वाली रहेगी वो सही रिएक्शन है जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एग्जाम्पल है। देखो रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई है और 1 मोल यहाँ पे जो है हाइड्रोकार्बन को बर्न किया है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है उसका कंबशन करवाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही टूटता है। नेक्स्ट हमारी रहेगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेचुरेटेड कंपाउंड में। क्योंकि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा।
और रिडक्शन कब होता है? रिडक्शन हम किसका करवाते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एल्कीन या एल्काइन का हम क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ उनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो वो जो एंथैल्पी वहाँ पे बनती है तो वो क्या बनेगी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 1 मोल लेना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो 1 मोल जिस रिएक्शन में होगा वही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पे 1 मोल हमने क्या लिया है? बेंजीन का लिया है, नीचे वाले में भी बेंजीन लिया है। और हाइड्रोजन यहाँ हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जिसका हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, उसका 1 मोल हो, वही रिएक्शन हमारी क्या रहेगी? राइट रहेगी। और इसमें हाइड्रोजिनेशन है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बस उसको पहचानना ही हमें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। और 1 मोल हमने क्या लिया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया। इसका मतलब जो एंथैल्पी है हमारी, जो रिएक्शन वो किसका एग्जाम्पल है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ यहाँ से क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो वही इसमें हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है उसको हम डिफाइन करेंगे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी एसिड, H+ यहाँ पे लिया है, एसिड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ OH- यानी बेस। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? यहाँ पे राइज करेगा अनडिसोसिएशन वाटर, यानी वाटर में जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके और एक कंपाउंड बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं। या फिर H+ और OH- लेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज था और इस पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के यहाँ पे न्यूट्रल हो गए। यानी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसके लिए जो एंथैल्पी हो जाएगी वो क्या रहेगी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं? वहाँ पे न्यूट्रल हो रहे हैं, साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए जो एंथैल्पी हमारी रहेगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? साल्ट बना लेते हैं। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो याद रखना है, यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो दोनों तरफ स्ट्रोंग स्ट्रोंग रहेगा, एक स्ट्रोंग और एक वीक रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है उसकी जो वैल्यू आती है वो -57.0 kg आती है यहाँ पे। ये सबसे स्ट्रोंग के लिए है, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस। अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, जैसे वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस लिया हमने तो उसकी वैल्यू इससे कम रहेगी। और अगर हमने वीक एसिड और वीक बेस दोनों लिए हैं, वीक वीक यहाँ पे, तो भी इसकी वैल्यू जो है वो -57 से कम रहेगी। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है तो भी इससे कम रहेगी। तो वहाँ पे हम एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगी, यही वैल्यू दे रखी थी और इससे ज़्यादा वाली दे रखी थी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर दोनों स्ट्रोंग हैं तो ये वाली वैल्यू रहेगी -57.0 kg, और अगर उसमें एक भी वीक है तो हमारी जो वैल्यू रहेगी इससे कम ही आएगी। तो इस तरह से हम उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दे रखा था कि एक ही उससे इससे छोटी वैल्यू थी और बाकी सारी बड़ी थी, तो हमने उसको एलिमिनेट करके वो वहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा रहेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार स्टेट के पेपर में, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये रहेगा, ईजी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।